वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कहानी और नई कहानी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि कहानी किसे कहते हैं और नई कहानी किसे कहते हैं। कहानी कहानी साहित्य की सबसे पुरानी विधा है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो हिंदी साहित्य की गद्य और पद्य में जब उसको डिवाइड किया जाता है तो जो गद्य है उसकी दो विधाएं, उसमें अनेक विधाएं होती हैं, जिसमें से एक कहानी भी एक विधा है और यह सबसे पुरानी विधा है। इस विधा को प्रत्येक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। यानी फ्रेंड्स, से जो कहानी नामक विधा है हिंदी साहित्य की, जो गद्य के अंतर्गत आती है, इसको अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जिसमें से हम सबसे प्रसिद्ध जो परिभाषा है वह है मुंशी प्रेमचंद जी की, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद जी ने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा है, कहानी वह रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी मनोभावों को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो यही बताना चाहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी मनोभाव होता है, उसके मन में कोई भी भाव होता है, यदि उसी को प्रदर्शित किया जाए किसी लेखक के द्वारा तो वही कहानी कहलाती है। ये तो फ्रेंड्स हो गई कहानी की परिभाषा मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार। चलिए हम आगे देखते हैं। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास, उसकी एक भाव की पुष्टि करते हैं। वह एक मामले के सदृश है जिसमें एक पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दिखाई देता है। यानी कि फ्रेंड्स, से मुंशी प्रेमचंद इसमें बताते हैं कि उसका जो चरित्र होता है, यानी कि हम जिस व्यक्ति के मनोभावों को प्रदर्शित करते हैं, उसकी शैली, उसका विन्यास, यानी कि वह बिल्कुल पुष्टि होना चाहिए। उसका पुष्टि हम कर सकें तभी वह एक, यानी कि जो व्यक्ति लिख रहा है तो वह एक सफल कहानीकार माना जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं कि महाकाव्य और उपन्यास के ही समान अच्छी कहानी के गुण परिभाषा में नहीं बांधे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो महाकाव्य होता है और जो उपन्यास होते हैं, ये भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी गद्य की विधाएं हैं। और जिस प्रकार हम उपन्यास को किसी एक लिमिटेड अर्थात किसी परिभाषा के अंतर्गत सीमित नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार कहानी को भी सीमित नहीं किया जा सकता है। परंतु हम देखते हैं कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने ये निर्धारित किए हैं कि कहानी वह विधा है जिसमें वस्तु, पात्र एवं वातावरण का वर्णन किया जा सके। फ्रेंड्स, कुछ कहानीकारों ने इसको इन तीनों पात्रों के माध्यम से, पात्रों नहीं आप कह सकते हैं, तत्वों के माध्यम से कहानी को परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम आगे चलिए देखते हैं। कहानी की कथा वस्तु में एकता और अवन्वित का होना अनिवार्य है। इसमें विषयांतर और प्रासंगिक घटनाओं के लिए भी कोई स्थान नहीं है। यानी फ्रेंड्स, यदि विषय अंतर, यदि दो विषयों में कोई अंतर है और किसी भी प्रासंगिक घटनाएं हैं तो थोड़ा बहुत स्थान तो बनता है, लेकिन उसके लिए जरा सा भी स्थान यहाँ पर उन कहानीकारों के अनुसार नहीं है। हम आगे देखते हैं कि कहानी में कथानक आत्मसंघर्ष की स्थिति से गुजरता हुआ उत्थान, अर्थात उत्थान किसे कहते हैं, समृद्ध और तीव्र दुविधा को प्राप्त कर चरम सीमा पर पहुंचाता है। यानी फ्रेंड्स, इसमें जो कथानक होता है, यानी जो मुख्य पात्र होता है, वो हम देखते हैं कि वह जहाँ से अपनी संघर्ष को शुरू करता है, बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, बहुत ही कम संसाधन के साथ वो अपने संघर्ष को शुरू करता है और उसको बिल्कुल अपने पीक पर अर्थात चरम अवस्था पर पहुंचाता है और वह अर्थात बहुत समृद्धशाली हो जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि परंतु कुछ लेखक कहानियों में अवरोध और उपसंहार भी नियोजित करते हैं। पर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे क्या कहते हैं लेखक हैं जिनकी कहानियों में हमें अवरोध भी देखने को मिलता है। उपसंहार मीन्स कहानी का निष्कर्ष क्या है, वो भी हमें कुछ कहानियों के में अच्छे से देखने को मिलता है। जो बड़े बड़े कहानीकार हैं वो भी उपसंहार को देखने का अपनी कहानियों में देने का, एक उपसंहार अर्थात निष्कर्ष देने का प्रयास करते हैं। हम फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि उपन्यास के समान ही कहानी के पात्रों में भी सजीवता, सहजता और स्वाभाविकता का होना आवश्यक है और इसमें पात्रों के चरित्रोद्घाटन के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों विधियों का आश्रय लिया जा सकता है। यानी फ्रेंड्स, यदि हम इसमें जो पात्र हैं किसी कहानी में, यदि हम उसका वर्णन करना चाहते हैं बहुत ही सजीव ढंग से, बहुत ही आप कह सकते हैं सहज ढंग से, तो क्या हम
मतलब उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिस रूप में हमें सहजता महसूस होती है। भौतिक वातावरण के लिए तो कहानी में पर्याप्त अवकाश नहीं होते हैं, पर मानसिक वातावरण उसका अनिवार्य तत्व होता है। फ्रेंड्स, ये जो भौतिक वातावरण होते हैं उसमें जो कहानी होती है हम देखते हैं तो कि उसमें मानसिक वातावरण नामक एक जो तथ्य होता है उसका होना अनिवार्य होता है। इसके संवाद भी देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप तो होना चाहिए, साथ ही उसमें सरलता, संक्षिप्तता और कथानक को गति देने के गुण का होना भी अनिवार्य है। फ्रेंड्स, इसमें जो कथानक होता है, कथानक मतलब मुख्य पात्र, मैंने बार बार कहा कि मुख्य पात्र जो होता है उसको मतलब वह जो कहानी लिखता है उसमें वह गति देने, उसका मतलब एक गुण होना चाहिए, उसमें सरलता, संक्षिप्तता, मतलब बहुत बड़ी बात को कम शब्दों में कहना। जिस प्रकार बिहारी ने गागर में सागर भरा है, ठीक उसी प्रकार हमें गागर में सागर भरने वाली स्थिति अपनी कहानियों में उत्पन्न करनी चाहिए। हम आगे देखते हैं कि भाषा सरल और तथा पात्रानुकूल हो तथा शैली भावपूर्ण, वर्णनात्मक, डायरी, आत्मकथन आदि किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये तो फ्रेंड्स हो गई मतलब इसके शैली वैली के बारे में। आगे चलिए देख लेते हैं आगे क्या बताया जा रहा है कि कहानियों को प्रायः सैद्धांतिक, ऐतिहासिक, सुधारात्मक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक आदि वर्गों में रखा जा सकता है। फिर जो कहानियाँ होती हैं उन्हें सैद्धांतिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी, सुधारात्मक कहानी, मनोवैज्ञानिक तथा आंचलिक आदि वर्गों में रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जो होता है ना, क्या कहते हैं, सुधारात्मक यानी कि ऐतिहासिक कहानी। जैसे हम किसी कहानी में जब देखते हैं, कोई भी लेखक होता है तो जब वो किसी कहानी को लिखता है तो किसी ऐतिहासिक घटना को ही याद करके लिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो हमारे दिमाग में बहुत ही लंबे समय तक रहती हैं। चूँकि उनकी जो एक झलक है, हम उससे एक प्रकार एक समय गुजर चुके होते हैं, तो उसको दोबारा लिखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत कठिनाई हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक कहानी के बारे में देखा, अब हम लोग नई कहानी के बारे में देखने जा रहे हैं। नई कहानी का प्रारंभ डॉक्टर बच्चन सिंह ने शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ से स्वीकार किया है। यानी जो फ्रेंड्स राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, इन्हीं की कहानी से, मतलब इनकी जो कहानी है दादी माँ, इसी से ही नई कहानी का शुभारंभ यानी बच्चन सिंह के अनुसार माना जाता है। परंतु प्रायः विद्वान 1956 में इसका प्रारंभ मानते हैं। परंतु कुछ विद्वान हैं जो कि इस मतलब बच्चन सिंह के इस कथन को स्वीकार नहीं करते हैं कि नई कहानी का प्रारंभ, क्या कहते हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी दादी माँ से मतलब माना जाए। वो लोग कहते हैं कि इस कहानी का प्रारंभ 1956 से होता है। नई कहानी की रचना के विधान और नामकरण को लेकर आज भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। फ्रेंड्स, नई कहानी के यदि हम नामकरण करना चाहें, उसका रचना विधान, उसमें जो भी और चीज़ें हैं, उसको लेकर विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद रहता है। जैनेन्द्र नई कहानी के नएपन को स्वीकार नहीं कर पाए और अश्क जी इसे फैशन की संज्ञा देते हैं। फ्रेंड्स, जो नई कहानी है इसे उपेंद्रनाथ अश्क में उपेंद्रनाथ अश्क इसे कहते हैं कि यह एक नई कहानी। उपेंद्रनाथ अश्क जी इसे कहते हैं यह एक फैशन है, यह कोई कहानी नहीं है। जबकि उनका नाम क्या है, जैनेन्द्र जी भी इसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसर ने को नई विशेषण से ही मतभेद है, जबकि कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, गंगा प्रसाद विमल आदि ने इसे एक आंदोलन ही बना दिया है। फ्रेंड्स, जो कमलेश्वर थे, राजेंद्र यादव हैं और मोहन राकेश की कहानी कौन सी है? मोहन राकेश की फ्रेंड्स कहानी है एक आषाढ़ का एक दिन, शायद वो उपन्यास है, लेकिन आषाढ़ का एक दिन इनकी मोहन राकेश की रचना है, इतना मुझे याद है। क्या कहते हैं कि हाँ, मोहन राकेश, गंगा प्रसाद बिमल ने नई कहानी को एक आंदोलन ही बना दिया। हम आगे देखते हैं कि नई कहानी की नवीनता को स्पष्ट करते हुए एक विद्वान का कहना है, नवीनता से आशय इस तत्व से कि इस प्रस्फुटन एवं रसाभास की इस आवरण से है जिसकी खमीर में अनुभूतियाँ पकती हैं, सिजती हैं और संकलित होती हैं।
फ्रेंड्स ये तो नई कहानी की जो है मतलब परिभाषा एक हो गई एक विद्वान के अनुसार। हम आगे देखते हैं कि यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें अनुभूतियाँ अनुभव स्तर को समाहित करना चाहती हैं। फ्रेंड्स ये जो नई कहानी है इसमें एक कवि कहता है कि सॉरी कवि नहीं एक लेखक कहता है कि यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम अनुभूतियों और अनुभव स्तर को समाहित करना तो चाहते हैं। आगे देखते हैं कि यह गहराइयाँ व्यापक मानव निष्ठा की परिचायक होती हैं। फ्रेंड्स इसमें जो गहराइयाँ हैं वह जो मानव है उसकी जो निष्ठा है वो उसके मतलब व्यापक मतलब आप कह सकते हैं बहुत बड़े स्तर पर परिचायक होती हैं। अनुभव के स्तर पर भी इन्हीं के माध्यम से बदलते हैं। और फ्रेंड्स जो अनुभव होता है उसी के स्तर पर भी हम देखते हैं वह भी इन्हीं के माध्यम से बदलते हैं। आज के जीवन में संस्कारहीन शब्दों और भावों की स्पष्टता इस बात के लिए हमें बाध्य करती है कि हम उन लोगों से पृथक सोचें और अनुभव करें जो केवल पुनरावृत्ति के रूप में परंपरा से संबंध होने का अभिनय करते हैं। फ्रेंड्स जैसे हम लोगों ने कहा कि कहानी ऐतिहासिक हो सकती है और आंचलिक और अनेक प्रकार की बातों को देखा, तो उसी प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहानी को अपनी परंपराओं से बांध कर लिखते हैं, अपनी मतलब ऐतिहासिकता से जोड़कर लिखते हैं, जबकि नई कहानी में ऐसा नहीं है। नई कहानी के मतलब लेखक का ये कहते हैं विद्वान ये कहते हैं कि नई कहानी में ठीक है आप ऐतिहासिकता लिखते हैं, ठीक है आप अपने सांस्कृतिक तत्वों को भी डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई कहानी और नई कहानी के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कहानी कला के तत्वों के साथ। तब तक बने रहिए इस यूट्यूब पर। धन्यवाद।